किया जाए हिमांशु, एप्लीकेशन के लिए भी कुछ हाँ, श्योर कर पाएंगे श्योर हिमांशु? श्योर। तो नेक्स्ट मैं पिलर उसी पे आ रहा था कि नॉलेज के बाद अब मैं अप्लाई कैसे करूं, राइट? सो मैंने इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली, बट होगा ये कि क्वेश्चन आएगा। लेट्स से मैंने एक टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, 4 स्टेटमेंट्स का लेट्स से एक एमसीक्यू है, उसमें से मुझे 2 स्टेटमेंट्स तो पता है बट 2 नहीं पता। ये होगा। हाँ, ये यूपीएससी के क्वेश्चन ही इस ढंग से होते हैं कि दैट दे जनरली गिव 1 और 2 स्टेटमेंट्स जो कि कहीं आपको रेगुलर रिसोर्सेज में कहीं मिलेंगे नहीं। सो अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने नॉलेज। अप्लाई करने के लिए आई थिंक एक जरूरी होता है कि आप सेकेंडरी चीजों पे भी काम करो। आप कंटेंट पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, बट अगर आप सेकेंडरी चीजों का, मेरा मतलब ये होता है कि आप लेट्स से आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, राइट? आप लॉजिक देख पा रहे हो कि अगर आई रिमेम्बर देयर वर 2 क्वेश्चंस इन 2019 प्रीलिम्स जिसमें 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन था, एंड इन दी ऑप्शंस ए बी सी डी जो क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में 4th स्टेटमेंट हर एक में था। चारों ऑप्शंस में ए बी सी डी में द 4th स्टेटमेंट वाज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम, और क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। इसका मतलब 4th स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही बिकॉज इट्स इन ऑल दी ऑप्शंस। अब यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि दैट 4th क्वेश्चन अगर सही है, दैट वाज अ हिंट टू माय 1 और 2 अदर स्टेटमेंट्स, और एक्चुअली आई कुड मतलब मैं उसकी वजह से आई कुड सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक ओनली। मैं सॉल्व कर पाया कि अगर 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, इट्स गिवन, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकता है because this is contradicting with that. So I first statement eliminate करा और I reached my answer. So और ये 2 क्वेश्चन में था ऐसे 2019 के, एंड दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी कभी काम कर जाती है। सो इन चीजों को अप्लाई करने का मेरा मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, अगर आप सिर्फ एट द लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हो, लेट्स से प्रीलिम्स इज ऑन 27th जून दिस टाइम, अगर पीपल जनरली स्टार्ट देयर प्रीलिम्स प्रिपरेशन लेट्स से 2 months और 3 months बिफोर, हाँ वो टाइम होता है व्हेन यू बी इन प्रीलिम्स ओनली मोड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टाइम जो बाकी 7 to 8 months जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप अपना प्रीलिम्स का माइंडसेट बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो। वो भी चलता रहता है, वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पीपल कॉल इट, की इंटीग्रेटेड वे में आप पढ़ रहे हो, आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, साथ साथ आपके प्री के भी फैक्ट्स रेडी हो रहे हैं, प्री के लिए भी पढ़ रहे हो आप चीज। तो ओवर द कोर्स ऑफ एंटायर ईयर आई थिंक आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करते रहने चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप बीच बीच में एक दो मॉक्स लगा लो, सो दैट आल्सो हेल्प्स कि आपकी वो रेगुलर वो हैबिट कल्टीवेट होती रहे कि टू सॉल्व द एमसीक्यू। आपको लेट्स से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक लग जाती है। एलिमिनेशन टेक्निक से ये होता है कि यू ऑब्जेक्टिवली रीच कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा। दैट इज ऑल्सो हेल्प, मोस्ट ऑफ देम में लग जाती है। कुछ क्वेश्चंस अगर जो डायरेक्ट दिए हैं, फैक्चुअल है, लेट्स से ये क्वेश्चन आया था कि स्थानकवासी कौन सा उसका सेक्ट होता है, जैनिज्म बुद्धिज्म क्या है, तो वो तो आप एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें, तो दैट इज अ डायरेक्ट फैक्चुअल, उसमें एलिमिनेशन इतना नहीं होगा, बट बाकी जनरली सारे क्वेश्चन पे एलिमिनेट हो सकता है। तो आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए हमेशा, गो टू द ऑप्शंस एंड ट्राई टू कट देम ऑफ कि ये ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, आंसर सी होगा। सो दैट हेल्प्स यू। तो वो पूरे के पूरे जब आप कोर्स ऑफ द एंटायर ईयर में आप एक दो टेस्ट लगाते रहेंगे, और जब आप प्रीलिम से जस्ट 2 महीने पहले आप एकदम से सारे क्वेश्चंस खूब ज्यादा टेस्ट पेपर्स लगाओगे, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके बाद जब पीक आए तो पीक के टाइम पे यू ऑल्सो इंक्रीज योर प्रिपरेशन, और दैट इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। सेकेंड थिंग इज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से आपको चीजें पता चलती हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, यूपीएससी एग्जैक्टली फंसाता कहाँ पर है। वो मेनी पीपल माइट हैव हर्ड इट कि कुछ ओनली लिखा होता है किन्हीं स्टेटमेंट्स में, किन्हीं स्टेटमेंट में बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं, कहीं डेटा लिखा होता है तो डेटा जनरली उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि नहीं है, तो डेटा पे कभी कभार वो छेड़खानी कर देते हैं यूपीएससी। तो यू नो कि यहाँ ये चांसेस हैं मेरे को अलर्ट होने की। जो क्वेश्चन एमसीक्यू है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में अलर्ट होना जरूरी है कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। वो आपको पता कैसे चलेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा। और मेरे हिसाब से द थिंग दैट हेल्प मी वाज बोथ टॉपिक वाइज एंड ईयरली, मैंने दोनों करे, खासतौर पे रिसेंट ईयर्स के जो 2015-16 के बाद से आप शुरू कर सकते हो अभी तक के, तो आप ईयरली भी कर सकते हो सॉल्व उनको कि 2016 का पूरा पेपर कर लिया एक बार,
और टॉपिक वाइज भी कर सकते हो कि सिर्फ पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस लगा दिए, फिर इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चंस लगा लिए। तो ऐसे बार बार करते रहिए। आई थिंक आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा कुछ तो ट्रेंड है, देयर इज सम ट्रेंड इन दी वे ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चन, आस्किंग द क्वेश्चंस। सो वो ट्रेंड अगर आपको पता लगेगा, देन यू कैन आल्सो अप्लाई दैट नॉलेज, कि आपको ये पता है कि ये यूपीएससी यहाँ थोड़ी गड़बड़ करता है, इज दैट सही और नॉट, देन यू ट्राई टू गो टू योर नॉलेज बेस मेमोरी में, आप जाते हो कि अच्छा यहाँ सही था कि नहीं था, डू आई नो दिस थिंग और नॉट। तो यहाँ ये हेल्प करता है। थर्ड थिंग इज मॉक्स के बारे में बात हो रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही, अब कुछ आप अगर इस साल के करंट अफेयर्स के करने हैं आपको टेस्ट, कुछ और चीजें आपको टेस्ट करनी है, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि आप मॉक्स भी लगाएं, मॉक टेस्ट पेपर्स लगाएं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें, नॉट ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो मतलब मस्ट है ही प्रीवियस ईयर के बाद, बट उसके बाद अगर आप मॉक्स लगाते हो दैट आल्सो हेल्प्स। अब मॉक्स में इन माय ओपिनियन द क्वालिटी आल्सो इज मच मोर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि 100 टेस्ट लगा लिए, 200 टेस्ट लगा लिए, बट इफ द एमसीक्यू इज इतना फैक्चुअल वाला है, जैसे मैंने कहा जिसमें एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो तो आपको पता है, वो आपको नहीं पता है, उसमें नॉलेज एप्लीकेशन नहीं है, उसमें तो नॉलेज है और डायरेक्ट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। वैसे एमसीक्यू सॉल्व करने में वो दे विल जस्ट हेल्प यू इन मेमोराइजेशन, बट द मेजर पार्ट इज कि आपको मेमोराइजेशन के अलावा यू ऑल्सो नीड टू डेवलप दोज ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं इनको, कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो स्टेटमेंट्स को, आप ज्यादा एक्सट्रीम वे में इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उसको माइल्ड वे में इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो स्टेटमेंट्स को, वो आपको मॉक्स से पता चलेगा इफ दे आर क्वालिटी मॉक्स। आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, उसमें जनरली कुछ ऐसे मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स मैंने भी लगाए थे जिसमें जनरली सबका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, पता नहीं क्यों। अब आपको अगर पता ही है कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होने वाला है, देन दैट वोंट हेल्प, राइट। तो एक गुड मिक्स होना चाहिए कि बहुत अच्छे अच्छे आप टेस्ट पेपर्स लगा रहे हो, विच वुड हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट एबिलिटी, कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो स्टेटमेंट को अच्छे से, आप लिटरली अप्लाई कर रहे हो लॉजिक अपने उसमें, तो दैट हेल्प्स। और मॉक टेस्ट के अगेन मैं बताऊं, पहले मैं जैसे मैंने मेरा 2018 का प्रीलिम्स मैंने दिया था, 19 में दैट आई क्रैक्ड, 18 का प्रीलिम्स आई कुड नॉट क्वालिफाई, उसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे, आई थिंक कट ऑफ 98 थी, आई एम नॉट टू श्योर, बट 98 के आसपास थी, 90 मार्क्स आए थे मेरे। आई स्टडीड अ लॉट देन आल्सो, मैंने उस वक्त भी काफी पढ़ाई करी थी, काफी आई थॉट कि आई शुड बी एबल टू गेट थ्रू दिस प्रीलिम्स, बट फिर भी नहीं हो पाया वो चीज। वो क्यों नहीं हो पाया, जब मैं अब बाद में मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये लगा कि इन दैट एग्जाम एनवायरनमेंट इटसेल्फ, जब मैं बैठा था एग्जाम प्रोसेस में, आई थिंक मैं काफी पैनिक कर गया, और जैसे होता है ना फ्लूक में, फिर मैं लगाने लग गया आंसर्स, कि इंट्यूटिवली मुझे लगा कि इसका आंसर ए ही होगा, बी ही होगा। आई वाजंट सो कॉन्शियस अबाउट दिस एलिमिनेशन टेक्निक, मुझे पता तो था क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेट करते हैं, बट आई कुड नॉट अप्लाई दैट थिंग, क्योंकि मैंने मॉक उस ढंग के लगाए ही नहीं थे, मैंने उस ढंग से मॉक को एनालाइज भी नहीं किया था कि जहां मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, क्या मैं कम रिस्क ले रहा हूँ, जहां पे मुझे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स पता है, क्या उसमें कम ज्यादा कितना रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दैट वो ऑब्जेक्टिवली अगर आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, आई थिंक तभी पता लगता है। तो मैंने एक जो मेजर चेंज जो मैंने किया फ्रॉम 2018 प्रीलिम्स टू 19 प्रीलिम्स वाज दैट कि मैं मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करा। तो उसमें मैं 2 चीजें थी, एक तो ये था कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैं बैठ के एमसीक्यूज को डिस्कस करता था, लिटरली मैं एक एक एमसीक्यू हम लोग उठाते थे और हम देखते थे कि सामने वाले का क्या थॉट प्रोसेस था और मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। उसने ऑप्शन बी मार्क करा, मैंने ऑप्शन सी मार्क करा, व्हाट वाज द थिंग दैट वेंट इन हिज माइंड कि वो उसने बी मार्क कर दिया, एंड व्हाट वाज द थिंग दैट वेंट इन माय माइंड। सो उससे काफी हेल्प मिलती है कि ऐसा भी थॉट प्रोसेस हो सकता था, एंड आई कुड हैव थॉट इन दैट वे आल्सो। सिर्फ मेरा ही वे अच्छा सही नहीं होता, हो सकता है सामने वाले का व्यू भी अच्छा हो, उसका थॉट प्रोसेस भी अच्छा हो, तो वहां से सीखने को बहुत मिलता है। एंड द सेकंड थिंग वाज लिटरली एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। मैं इफ यू कैन टर्न टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक मैंने पूरा कैटेगराइजेशन कर रखी थी क्वेश्चंस की, कि मैं 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक पेपर में, तो 100 क्वेश्चंस को कैसे मानूंगा कि ये क्वेश्चन मैं श्योर शॉर्ट हूँ, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा कम डाइसी हूँ, क्या है चल रहा है। तो इसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक को भी बिल्कुल अच्छे से फिट इन करने की कोशिश करी। सो व्हाट आई डिड वाज आई हैड 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, कि मैं जैसे ही क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता था, फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू मार्क वाज व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन, पढ़ने के बाद
बाय कैटेगरी आई मीन आई हैड कैटेगरी 4 का मतलब ये होता था कि आई एम ऑलमोस्ट श्योर ऑन दिस, आई हैव एलिमिनेटेड ऑलमोस्ट ऑल 3 ऑप्शंस एंड दिस इज द फाइनल आंसर, शॉर्ट हूं मैं इनके लिए। दिस वाज माय कैटेगरी 4। कैटेगरी 3 वो होते थे जिसमें मैंने 2 तो एलिमिनेट कर दिए, मैं 2 के अंदर कंफ्यूज हूँ। सो 2 ऑप्शंस मुझे अभी परेशान कर रहे हैं। फ्रॉम दिस 2 ऑप्शंस आई हैव टू अप्लाई सम लॉजिक और द अदर। अभी ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लॉजिक, प्योर नॉलेज ओनली, नॉलेज के बेसिस पे मुझे ये पता चल रहा है कि आई हैव सम कैटेगरी 4 क्वेश्चन जिसमें मैं शॉर्ट हूँ, आई हैव सम कैटेगरी 3 क्वेश्चन जिसमें मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाया हूँ, 2 पे अभी अटका हुआ हूँ। कैटेगरी 2 क्वेश्चन वो होता था जिसमें मैं एक ही एलिमिनेट कर पाया हूँ। मैं 3 ऑप्शंस हैं जिनके अंदर कोई भी आंसर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अभी। और कैटेगरी 1 वो जो मुझे कुछ नहीं पता, लिटरली आई एम नॉट श्योर कि मैं किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो दीज वर दी 4 कैटेगरीज। अब उसमें आप देखोगे अगर ये जो मैं पूरा एक्सेल फाइल बनाता था और एक्सेल फाइल के अंदर आई यूज्ड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, तो पूरा फॉर्मूले लगा के पूरा एक पिवट टेबल बना के आई यूज्ड टू एनालाइज माय कि एग्जैक्टली मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। अब हर क्वेश्चन के लिए मेरी एक टारगेट एक्यूरेसी भी होती थी। लेट्स कैटेगरी 4 के लिए तो सिंस आई एम शॉर्ट एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, जो मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ वही मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, राइट। कैटेगरी 3 में अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो तो 50% प्रोबेबिलिटी है, बट मेरे लिए टारगेट होता था कि एटलीस्ट मैं 65% वो तो रखूं, कुछ तो लॉजिक भी लगाऊंगा ना। 2 के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस को एक को एलिमिनेट करने के लिए कुछ तो मेरा लॉजिक होना चाहिए, राइट। देन 50% एक्यूरेसी उसके। सो फॉर ईच पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी आई हैड सम टारगेट एक्यूरेसी विद मी। अब मैं ये देखता था कि मेरे एक कैटेगरी के अंदर कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और उसमें से मेरी एग्जैक्ट एक्यूरेसी कितनी निकल रही है, हाउ मच मार्क्स कुड आई हैव आई स्कोर्ड, और मेरे अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं। सब मेरे कोई टारगेट मार्क्स हो गए और मेरे कुछ मार्क्स हो गए। अभी मैं ये सैंपल जो मैंने शीट दिखाया है इसमें मेरे मार्क्स बन रहे हैं 112, बट टारगेट मार्क्स अगर मैं देखूं अपने जितने मैंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, वो 129 बनने चाहिए थे इस हिसाब से, जो मेरी कैटेगराइजेशन थी क्वेश्चन से। सो आई एम नॉट एट पार, मेरे कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। सो आई वुड ट्राई कि मैं कैटेगरी 4 क्वेश्चन में ढंग से देखूं। प्रोबेबली जो कैटेगरी 4 जो मैं सोच रहा था वो कैटेगरी 4 नहीं था, मेरे नॉलेज बेस में कुछ गड़बड़ है, मैं इसको शॉर्ट समझ गया, बट प्रोबेबली मुझे नॉलेज इंक्रीज करने की जरूरत है यहाँ पर, राइट। सो पूरा इस ढंग से आई वुड एटलीस्ट मैंने 20 टेस्ट को तो इस ढंग से अच्छे से एनालाइज किया था कि कम से कम 20 टेस्ट के अंदर एक ही क्वेश्चन को कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई और यहाँ क्या गड़बड़ नहीं हुई, होनी चाहिए थी, व्हाटएवर। सो इस ढंग से जब आपके पास ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, देन यू कैन रियली सी कि आप इंट्यूटिवली आंसर कर रहे हो कि आप लिटरली यू आर अप्लाइंग लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिवली यू आर ट्राइंग टू रीच अ राइट आंसर। So I think all these things have helped me to gain marks in prelims. मतलब जो मैं 90 स्कोर कर रहा था तब भी मैं बहुत डाइसी था। 2018 का प्रीलिम्स और 19 का प्रीलिम्स में वो जमीन आसमान का फर्क मुझे इसलिए लगता है, probably because I applied on the knowledge part. नॉलेज इंक्रीज तो मैंने कर ली थी, थोड़ी बहुत और भी करी होगी, बट मोर देन दैट आई थिंक एप्लीकेशन पार्ट पे मैंने ज्यादा फोकस किया कि उसको मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स हेल्प मी कि मैं इसको ढंग से कर रहा हूँ। आई थिंक आई लैंडेड विद दिस, या Certainly, Himanshu, मतलब guys, I'll मतलब like to emphasize on this कि Himanshu is मतलब a student par excellence when it comes to application. Generally लोग application पर इतना ज़्यादा emphasize नहीं कर सकते। हिमांशु ने जैसा आप लोगों को बताया कि 2018 में भी उसने attempt दिया था, but he was not able to clear the prelims. But I'll make this point very clear कि 2018 का भी attempt जो था हिमांशु का, that was a very sincere attempt. और अगर मैं लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखूं तो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाज नॉट लेस, है ना। मतलब एस्पिरेंट्स, है ना, हिमांशु वुड एग्री विद दिस। मतलब आई हैव वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड मतलब आई कैन से वेरी क्लोजली ऑब्जर्व्ड हिमांशु। और अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, इससे मुझे याद आया व्हेन आई सेड कि वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड हिमांशु, तो हिमांशु के कुछ चीजें ऐसी थी जो हिमांशु मेंटेन्ड एज अ कांस्टेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल हिमांशु जो टेस्ट का टाइम होता था हिमांशु का, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता था। मतलब फॉर 2-3 मंथ्स एक कांस्टेंट टाइम पर ही टेस्ट डेली देना, फॉर 2-3 मंथ्स एक कांस्टेंट टाइम पर ही स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करना, फॉर लगभग
4-5 months या शायद उससे ज्यादा एक कांस्टेंट टाइम पर ही करंट अफेयर्स करना, एंड ही नेवर यूज्ड टू मेस अप विद दैट पर्टिकुलरली, है ना। उसको बहुत मतलब डिलीजेंटली और रिलीजियसली फॉलो करते थे कि मॉर्निंग आवर्स में अगर टेस्ट देना है, अच्छा मॉर्निंग आवर तो मैं नहीं बताती, ओके आई हियर आस्क हिमांशु, हिमांशु कैन यू टेल आवर लर्नर्स कि आप किस टाइम को प्रेफर करते थे टेस्ट के लिए, किस टाइम को प्रेफर करते थे रिवीजन के लिए? ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि ये मतलब काफी सब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट आप जनरली किस टाइम को प्रेफर करते थे? यस सर। सो मेरा एक्चुअली यही होता था, जैसे टेस्ट का आपने बताया कि टेस्ट, अब आप ये देखो, एग्जाम प्रीलिम्स का एग्जाम भी मॉर्निंग में ही होता है 9 to 12, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपनी बॉडी क्लॉक भी उसी ढंग से ढाल लो कि इनिशियली ऑल्सो यू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट, बिकॉज आप फ्रेश माइंड से भी होते हो। सो सुबह सुबह टेस्ट देना इज वेरी हेल्पफुल। एंड सेकेंडली, जैसे कोई स्टैटिक पार्ट आप पढ़ रहे हो, स्टैटिक जो भी आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर या ऑल दिस थिंग्स, जो भी स्टैटिक आप पढ़ना चाह रहे हो, आई थिंक इट्स बेटर दैट, मैं तो यही करता था कि बेटर आई शिफ्टेड टू द मॉर्निंग और द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो वहाँ आई कुड फोकस से मैं पढ़ सकता था कि मुझे पता है कि यही पर्टिकुलर चीज पढ़नी है और इसी को यहाँ से पढ़ लो। बट आफ्टर दैट, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीजें हो गई, बिकॉज उसमें ये होता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, कभी मुझे गूगल करना है, कभी मुझे और कुछ देखना है, कभी हो सकता है कोई वीडियोस वगैरह देखनी है करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। सो आई थिंक उसको नाइट में अगर मैं कर रहा हूँ, व्हेन आई एम फीलिंग स्लीपी थोड़ा सा, तो दैट वुड मेक मी मच मोर फ्रेशर कि मैं कई सारी चीजें कर रहा हूँ, आई एम रियली एक्टिव ऑन इंटरनेट, मैं चीजें को गूगल अप कर रहा हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स आई थिंक उसको मैं लेटर हाफ में ज्यादा रखता था। सो ये रफ इस ढंग का आई यूज्ड टू फॉलो। एग्जैक्टली हिमांशु, जैसा हिमांशु बता रहे हैं गाइस आपको, तो व्हेन यू डू करंट अफेयर्स या मतलब एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स जिसमें आपको थोड़ा गूगल करना है, थोड़ा इंटरनेट सर्फ करना है, तो जब आप इस चीज़ों को इवनिंग में करते हैं ना, तो मतलब वो जो फ्रेशनेस है वो रिवाइव होती है कहीं ना कहीं। अदरवाइज इफ यू लेट से कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मोनोटनस हो जाता है। बट इफ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स तो मतलब यू फील रेजुविनेटेड, मतलब आफ्टर अ हेक्टिक डे अगर आप पूरा टाइम स्टडी में डिवोट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रेजुविनेशन फील होता है। और एट द अदर हैंड मॉर्निंग का टाइम जो होता है उस समय यू आर क्वाइट फोकस्ड, है ना, तो काफी नैरो फोकस आपका बना हुआ रहता है। तो उस टाइम को अगर आप कोई ऐसे टॉपिक पर डिवोट करेंगे जिसका स्कोप भी थोड़ा सा नैरो है, तो वो काफी अच्छा बेटर सिंक्रोनाइज हो पाता है, आपकी इफिशियंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों ज्यादा बेहतर होती है। तो मतलब आई वुड एग्री विथ हिमांशु हियर कि मैं आप लोगों से कई बार कहता भी हूँ इस चीज को कि करंट अफेयर्स जैसी चीजों को जो काफी डाइवर्सिफाइड है उसको आपको इवनिंग में करना चाहिए। देखिए एक नॉर्मल मैन, एक लेमैन आदमी जो है वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ता है, बट यू आर नॉट अ लेमैन, है ना, आप एक लेमैन नहीं है, आप एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, तो आपको कुछ चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई। सो गाइज, आप अभी इंटरेक्ट कर रहे थे मेरी स्टूडेंट हिमांशु से। हिमांशु हैज़ बीन माई स्टूडेंट इन ऑफलाइन कोचिंग्स। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ अनअकैडमी की पूरी टीम है, बहुत ही टैलेंटेड इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज के कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एक कोर्स अभी अभी यहाँ पर हमारा 24 से स्टार्ट हुआ है, अपकमिंग कोर्स जो है वो 4th से स्टार्ट होने वाला है, 4th मार्च से। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर कंप्लीट सिलेबस कवरेज। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, डाउट सेशन है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। whenever you are joining अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप यूज़ करते हैं ये वाला कोड, है ना, तो यूज़ दिस कोड। इस कोड को यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे अभी जो डिस्काउंट मिलता है वो 10% का है, और इस मंथ के एंड तक ये डिस्काउंट रिड्यूस होकर 5% होने वाला है। तो यू कैन सब्सक्राइब सून टू अवॉइड द इंक्रीज्ड प्राइसेस, है ना। और आपको मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस तो मिलता ही रहेगा। जो फीस स्ट्रक्चर है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का वो है 49,000 1 ईयर के लिए, 72 2 ईयर के लिए, और 3 ईयर कोर्स के लिए 90,000। आप अप्लाई करेंगे ये वाला कोड और आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट, यू कैन लर्न फ्रॉम मी, यू कैन लर्न फ्रॉम द गुरुज ऑफ टॉपर्स। मैं हूँ यहाँ पे, मेरे अलावा बाकी के भी फैकल्टीज़ हैं जो IAS रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। ऐसे सारे टॉप मोस्ट एडुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। So join me on Unacademy Plus. See you guys. All the best for your UPSC CSE preparation.